गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। चलो बेटा, एक बार फिर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखिए बेटा, हमारा ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स चल रहा है और आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर थर्ड। देखिए बेटा, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको मुख्य क्वांटम संख्या और दुगेंसी क्वांटम संख्या क्लियर करवा चुका हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या आप कहिए एजिमुथल क्वांटम संख्या का कॉन्सेप्ट हमारा हो गया है। प्रीवियस वीडियो हमारी उस पर बनी है। आज हम बाकी बची हुई दो क्वांटम संख्याओं को यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखिए बेटा, उसमें पहला हमारे पास तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए क्वांटम नंबर से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा। सबसे पहली बात है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। कहीं कहीं आपकी बुक में एम बेस एल भी लिखा होगा, ये एल भी लिखा होगा। वन ऑफ द सेम थिंग, आप एम भी लिख सकते हैं, एम बेस एल भी लिख सकते हैं। एल लिखने का कारण क्या है ये मैं आपको बताता हूं अभी। देखिए बेटा, पहली बात। दूसरी बात, ये समान, ये काम क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या हमको क्या बताती है? ये समान उपकोष में यानी सेम सब सेल में ऑर्बिटलों की संख्या बताती है। कल हम पढ़ रहे थे ना कि सेल था, सेल के बाद सब सेल थे, सब सेल में हम बता रहे थे कि सब सेल में ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन अलग अलग हमारे सब सेल्स आ रहे थे। तो ये एक सब सेल यानी एक ही जैसे सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, उसके बारे में हमारे को कौन बताता? चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है ऑर्बिटलों की संख्या इन ए सब सेल। जो सेम सब सेल होगा उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे। अभी जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आप समझेंगे कि ये क्या मतलब, समान उपकोष का मतलब क्या है, सब सेल का मतलब क्या है। यानी ये ओरिएंटेशन भी बताती है। क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन है, कक्षकों का ओरिएंटेशन भी बताती है। नाभिक के चारों ओर कौन कौन से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात बेटा, ये चुंबकीय जो क्वांटम संख्या थी, ये जो संख्या है, ये आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद जो स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त हो रही थी, यानी जीमेन इफेक्ट की बात आ रही थी। आपने ध्यान रखा था कि हमने कहा था कि बोर का जो ड्रॉबैक था वो क्या था? वो जीमेन प्रभाव का व्याख्या नहीं कर पाया कि ये जो स्पेक्ट्रम लाइनें हैं उनके साथ में छोटी छोटी बारीक सूक्ष्म रेखाएं और क्यों दिखाई दे रही हैं। तो इसी जीमेन इफेक्ट को दूर करने के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का इस्तेमाल किया गया। किसका किया गया? चुंबकीय। यानी श्रोडिंगर ने जो क्वांटम नंबर्स दिए हैं अपने मॉडल को पास करने के बाद, वो सब एक एक पॉइंट को जो बोर छोड़ दिया, जो बोर के मॉडल ने छोड़ दिया, सबको क्लियर करती हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जीमेन इफेक्ट को क्लियर करती हैं। ध्यान रहे। अब देखिए बेटा, 2 पॉइंट हो गए हमारे, 3 पॉइंट हो गए। एक तो एम हो गया, दूसरा ये समान उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या बताएगी, तीसरा ये क्यों आई, इसको समावेश क्यों किया गया, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में विभक्त होने, जो स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त हो रही थी, जीमेन प्रभाव को क्लियर करती है। वो जीमेन प्रभाव ही ऑर्बिटल से ओरिएंटेशन बताता है। अब आता है बेटा कि ये m का मान कैसे निकलेगा। सबसे पहली बात है, जो m है ये l पे निर्भर करता है। m के मान किस पे निर्भर करते हैं? l पर निर्भर करते हैं। यानी जब तक हम l नहीं निकालेंगे किसी भी सेल में, हम जब तक एक l की वैल्यू पता नहीं करेंगे तो हम m का पता नहीं लगा पाएंगे। तो यानी m इज डिपेंड ऑन l। इसलिए m का मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, देखिए बेटा, ये वाला, ये है 2l+1। जब हम m का पता लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? 2l+1, यानी l का पता होना हमको बहुत जरूरी है, तभी जाकर के हम चुंबकीय क्वांटम संख्याओं की बात, क्योंकि l सबसेल बता रहा था। l क्या बता रहा है? सबसेल। और ये क्या बता रहा है? उस सबसेल में ऑर्बिटल। तो इट मींस m डिपेंड करेगा किस पे? l पे डिपेंड करेगा। पहली पॉइंट। दूसरा, जब हमें इसे रिप्रेजेंट करेंगे कि किसी m के l के लिए कितने मान हो सकते हैं, किसी m के l के लिए, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या के दुगंसी क्वांटम संख्या के लिए कितने मान हो सकते हैं, तो l के लिए m के मानों को हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए, रिप्रेजेंट कर रहे थे ना हम, जैसे हम कल l को रिप्रेजेंट कर रहे थे 0 to l कर रहे थे ना, 0 to l के रूप में। तो ये क्या होगा? -l से 0 + l तक किसी m के l के लिए कितने मान हो सकते हैं? -l से 0 + l। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट वन। जैसे हमने वहां पे n-1 l के लिए निकाला था एजिमुथल क्वांटम नंबर्स में, और हमने कहा था l को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 + l में। ठीक उसी प्रकार से m को रिप्रेजेंट करेंगे -l से 0 + l, 0 + l के बीच में। ये है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये है चुंबकीय क्वांटम। अब आइए मैं आप एक एक करके आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि हम m की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा, हमें m के लिए l चाहिए। इट मींस यहां पे आते हैं n, यानी n = 1। सबसे पहले तो हम n निकालेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या का पता होगा हमको n, तभी हम क्या निकालेंगे? l की वैल्यू निकालेंगे। तो हम जानते हैं n = 1 के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0।
यानी किससे निकाली हमने, n-1 से निकाली। l की वैल्यू किससे निकाली, n-1 से। ये क्लियर हो गया, 0 हो गया। तो अब m की वैल्यू निकालेंगे, तो m इक्वल टू क्या होगा 0 के लिए, l के लिए। इसमें पुट करिए वैल्यू को, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसमें पुट करेंगे अगर हम देखिए तो 2 इंटू एल क्या है हमारे पास 0, l क्या है 0 प्लस 1। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आया आपके पास, क्या आया आपके पास 1 यानी 0। वैल्यू क्या आई आपके पास, यहां पे देखिए किसी l के लिए 0 तो m के वैल्यू भी l के लिए कितनी होगी 0 होगी, l के लिए कितनी होगी 0 होगी। पॉइंट इज क्लियर। 2l प्लस 1 में जब हम रखेंगे तो कितना आया मान 0 हमारा आया, यानी l के लिए m की वैल्यू भी कितनी होगी 0, m के लिए भी कितनी होगी 0। अब आइए 2 पे चलते हैं। n इजिकल टू 2 के लिए आप सभी जानते हैं l इजिकल टू 0 होता है एंड 1 होता है, 0 होता है एंड 1 होता है। बेटा 0 का मतलब एक से है, 0 से मतलब क्या है, कल मैं आपको बता रहा था, ये 0 का मतलब नल नहीं है, 0 का मतलब कोई एक सबसेल यानी कोई एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कोई एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है। अब l के लिए आपको पता है, l के लिए n2 है तो l की वैल्यू कितनी होती है 0 एंड 1, ये आपको पता है ना। इसके लिए m निकालेंगे जब हम, तो फिर से 0 के लिए तो m क्या हो गया 0 हो गया। अलग अलग निकलेगी बेटा वैल्यू, एक साथ नहीं निकलेगी, 0 की अलग निकलेगी 1 की अलग निकलेगी। और m के लिए 1 क्या होगा, m के लिए 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए m के लिए जो 1 निकालेंगे हम m, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम इसको, 0 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं था, इसलिए इसे माइनस l, 0 प्लस l से कोई मतलब नहीं था कि 0 ही होता है, -0 और +0 0 होता है। लेकिन यहाँ पर 1 को रिप्रेजेंट करेंगे हम इस रूप में l के लिए, कैसे आएगी l की वैल्यू 1 के लिए, -l है, l कितना है आपके पास 1, ये तो 0 के लिए 0 हो गया, लेकिन l कितना है 1, तो l 1 है तो l के लिए 1 क्या लिखेंगे -1। कहां से शुरू होगी वैल्यू -1, कॉमा लगाएंगे 0 और फिर +1, -l से +l, -l से +l, -l से प्लस, कितनी वैल्यू आई 1 2 3, कितनी वैल्यूज आई 1 2 3, 3 तो हो गए। 3 ऑर्बिटल बता रहा है, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल। अगर इस फॉर्मूले में भी अगर आप रखें यहाँ पे 1 कर दें तो देखिए वैल्यू यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 3, यानी l इक्वल टू 1 के लिए m के कितने मान होंगे 3 मान, l इक्वल टू 1 के लिए m के कितने मान होंगे 3 मान, कितनी वैल्यू होंगी 3, 3 कौन कौन सी -1 0 +1, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको -l से +l। तो देखिए -1 से जब हम उल्टा चलेंगे प्लस की ओर तो -1 के बाद 0 आएगा प्लस, फिर प्लस में 1 आएगा, क्या आएगा प्लस में 1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि -1 से 0 बड़ा होता है। यहां तक क्लियर हो गया आपका, ये 3 क्यों आए ये फॉर्मूले में रख करके मैंने आपको बता दिया। अब आप समझ रहे होंगे कि l पे डिपेंड कर रहा है क्या m, डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे हम n से, इसलिए 0 के लिए 0, लेकिन 1 के लिए कितनी वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो 3 वैल्यू, वो कौन सी होंगी 3, उनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आइए n इक्वल टू 3 के लिए निकालते हैं। n इक्वल टू 3 के लिए आप जानते हैं l की वैल्यू क्या आएगी 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। पॉइंट इज क्लियर, l बिल्कुल क्लियर हो चुका है। प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो जाकर के देखें, जब तक वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तो उनकी समझ में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं आएगा। देखिए इसके लिए m की वैल्यू क्या होगी, 0 के लिए 0, 1 के लिए m की वैल्यू अभी हमने निकाली, 1 के लिए क्या होगी -1 0 +1। अब देखिए 2 के लिए क्या होगी, 2 के लिए क्या होगी m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, -l से +l, तो -l शुरू क्या किया हमने -2 किया तो +l कहां खत्म होगा +2 पे होगा। अब आप देखिए अगर आप n इक्वल टू 3 को इस फॉर्मूले में रखें, रख रहा हूं मैं आपके लिए, यहां पे देखिए 2 इंटू l कितना है यहाँ पे हमारे पास 3 और +1, तो देखिए ये कितना हो रहा है हमारे पास 7, खैर सॉरी यहाँ पे 2। देखिए यहाँ पे हमें l की कौन सी वैल्यू, ये n की नहीं लेनी, मैंने n की लेनी, l की लेनी है, l की 1 की वैल्यू में तो हमने निकाल दिए थे 3 मान, 2 की देखते हैं, l का 2 लेना है, तो यहाँ पे l का 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 +1 कितना हुआ बेटा टोटल 5, m के कितने मान 5। देखिए 2 के लिए, 3 के लिए तो हमने निकाल दिया, अभी मैंने रखा था ना आपको, 1 रखेंगे तो 3 वैल्यू आएगी, यहाँ पे 2 रखेंगे l की वैल्यू, तो 2 के लिए m के कितने मान हो रहे हैं 5 मान हो रहे हैं। देखिए कौन कौन से 1 2 3 4 एंड 5,
L इजिकल टू 2 के लिए m के मानों की संख्या 5 होगी, यानी L इजिकल टू 2 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? सब सेल 2 में, L के सब सेल 2 में कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल। तो यहां तक आपकी समझ में आ गया कि L इजिकल टू m का मान L के मान पर निर्भर करता है। हम n की वैल्यू से L निकालेंगे, L की वैल्यू से हम m निकालेंगे, L की वैल्यू से क्या निकालेंगे? m निकालेंगे। अब आप कह रहे होंगे, मैंने कल आपको क्लियर कराया था कि ये जो L की वैल्यू 0, 1, 2 क्या रिप्रेजेंट करती है? कल मैं आपको बता रहा था कि 0, 1, 2, 3 ये L के लिए है। जब L 0, 1, 2, 3 होता है तो 0 s ऑर्बिटल बताता है, 1 p ऑर्बिटल बताता है, d 2 और 3 f ऑर्बिटल बताता है। ये मैंने कल आपको क्लियर कराया था कि आप इसको समझिए कि L इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? L इक्वल टू 0 का मतलब है s ऑर्बिटल, L इक्वल टू 1 का मतलब है p ऑर्बिटल है, L इक्वल टू 2 का मतलब है d, L इक्वल टू f का मतलब है f, 3 का मतलब f, यानी s p d f ऑर्बिटल्स होंगे या सबसेल्स होंगे। लेकिन उन सबसेलों के अंदर कक्षकों की संख्या कितनी होगी? संख्या कितनी होगी? यानी वो बारीक बारीक जो रेखाएं थी, स्पेक्ट्रम रेखाएं थी, उनको कौन बता रहा है? m बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे m इक्वल टू 0 है, इट मींस इसमें क्या है? केवल s ऑर्बिटल है। 0 है ना, क्योंकि l इक्वल टू भी क्या है? 0 है। एक है, ऑर्बिटल्स कितने हैं इसमें? केवल एक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स का नंबर क्या है यहाँ पे? ऑर्बिटल्स की संख्या क्या होगी? 1। यहां पे आइए, यहां पर l इक्वल टू 0 के लिए m इक्वल टू 0 है। m इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? s को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो ये हो गया। m इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि l इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? p को। इट मींस p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, p सब सेल में 3 उपकोष होंगे। आप लगाइए कैसे? 3 ऊर्जा स्तर होंगे 3 के। तो कौन कौन से हैं वो 3? देखिए, px, py एंड pz। उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? px, py एंड pz से। ये जो 3 आपने देखे p ऑर्बिटल में, वो p सेल में, p सब सेल में वो 3 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? वो है px, py एंड pz। टोटल कितने हुए? 3। यहां पर 1 तो s ऑर्बिटल है और 3 कितने हैं? p ऑर्बिटल है। दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स आ गए? 2 सब सेल में n इक्वल टू 2 में कितने आ गए? 4 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 4। अभी ध्यान से देखिए, आप फिर से देखिए, यहाँ पे m के लिए कितना है? s। यहाँ पे 1 के लिए कितने हैं? 3p। p अब मैंने बता दिया, ये 1 क्या डिपेंड करेगा? p ऑर्बिटल को दिखाता है। तो p कौन कौन से? px, py एंड pz। ये कितने होंगे? ये 1 हो गया, यहाँ पे ये p ऑर्बिटल है, ये 3 होंगे। अब आइए 2 किसको प्रेजेंट करता है? d को। L का 2 क्या बताता है? d। और d के कितने हैं? 5। देखिए बेटा, कौन कौन से 5 है d के? d के होते हैं dxy। देखिए बेटा, दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप उसे नोट करिएगा। dyz। 0 वाला है dxz। तीसरा। चौथा है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। देखिए बेटा, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं p सब सेल में, p के जो 3 उपकोष हैं या ऑर्बिटल्स हैं, कक्षकें हैं, उनको हम pxy, py, pz से रिप्रेजेंट। d के 5 ऑर्बिटल्स को हम किससे डिनोट करते हैं? dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। कितने हैं टोटल? 5। कितने हैं? d के, यहां पे मैं d लिख रहा हूं, d के, और ये d के कितने हो गए? 5। थोड़ा इसको इसके सीध में लिख देता हूं। s का 1, p के 3 और d के 5। टोटल कितने हो गए? 9। 9 ऑर्बिटल्स। यानी n इक्वल टू 3rd, यानी तीसरे सेल में कुल ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। तीसरे सेल में कुल ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। यानी इलेक्ट्रॉन 9 सब ऑर्बिटल्स में, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों के पास 9 ऑर्बिटल्स होंगे और परमाणु के पास 9 ऑर्बिटल्स होंगे और उन 9 ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा। यहां तक क्लियर हो गया कि p ऑर्बिटल्स में 3p, d के 5 ऑर्बिटल्स होंगे। अब देखिए बेटा, मैं इसको आपको उससे रिलेट कराता हूं कि किस प्रकार से
हमने शुरू में जो मुख्य क्वांटम संख्या n पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था जो n इक्वल टू 1 होता है, देखिए n इक्वल टू 1 कक्षा को हमने कहा था k, n इक्वल टू 2 को क्या कहा था l, n इक्वल टू 3 को क्या कहा था m, n इक्वल टू 4 को हमने n कहा था, क्योंकि 3 है यहाँ पे, मैं 3 तक आपको बता रहा हूं, 4 भी आपको करवा दूंगा। 9, देखिए बेटा यही तो कहा था हमने कहा था पहली कक्षा को k कहते हैं, दूसरी कक्षा को l कहते हैं, n इक्वल टू तीसरी कक्षा को m कहते हैं, यही तो कहा था हमने। किसमें कहा था? मुख्य क्वांटम संख्या में, ठीक है बेटा। अब मैंने आपको बताया कि L में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। L में कितने रह सकते हैं? 8। M में कितने रह सकते हैं? 18 कहा था। और अगर N की बात करें तो N में अभी आपको कराऊंगा 32। कितने इलेक्ट्रॉन? 32। पहले आप इन 3 को समझिए। हमने कहा था कि जो पहला सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे अधिकतम, जो दूसरा सेल होगा परमाणु का उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जो तीसरा होगा उसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब बताइए बेटा, हम कह रहे हैं कि सेल्स में इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बिल्कुल फिक्स है, एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन ये बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन इस सेल में कौन से ऑर्बिटल में होंगे? कौन से ऑर्बिटल? तो ये हमको कौन बता रहा है? m बता रहा है। m यही तो बता रहा है ऑर्बिटल्स की संख्या। अब देखिए जब n इक्वल टू 1 होगा, l इक्वल टू 0 होगा, m इक्वल टू 0 होगा, कौन सा ऑर्बिटल होगा? s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल यानी एक उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? 2। आइए n इक्वल टू 2 में l इक्वल टू 0 एंड 1 है, 0 s है, s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम? एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए s में 2 होंगे और p के कितने हैं यहाँ पे? 3। p के कितने हैं? 3। तो 2 s में और 3 p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। टोटल कितने हो गए? 8। टोटल कितने हो गए? 8। आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का नंबर? आपके पास ऑर्बिटल तो है 4। एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। तो 4 ऑर्बिटल में कितने रहेंगे? 8। और यही हमने मुख्य क्वांटम संख्या में n² से निकाला था ना, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? एक s ऑर्बिटल में होगा और 3 p ऑर्बिटल्स में होंगे। 3 किस में होंगे? 6 सॉरी, एक s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होंगे और 6 3 p ऑर्बिटल्स में होंगे। तब जाकर के ये वैल्यू कितनी आई? 8। पॉइंट इज क्लियर? अब आप समझ रहे होंगे। n इक्वल टू 3 में हमने कहा था 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कहां रहेंगे? एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे और 5 d ऑर्बिटल होंगे। एक s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 3 p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 5 d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। 6 और 2 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा पॉइंट अब आपकी समझ में आया कि ये जो m है मुख्य क्वांटम संख्या, ये सब सेल में एक सब सेल में ऑर्बिटल्स की संख्या बताती है। एक सब सेल में समान ऑर्बिटल्स की संख्या बताती है कि एक सब सेल यानी 0 है तो उसमें समान ऑर्बिटल s है। एक सब सेल अगर p1 है, l इक्वल टू 1 है, तो सब सेल उसका p, सब सेल में p ऑर्बिटल्स हैं। और एक ही सेल में सब सेलों में सब ऑर्बिटल्स यानी ऑर्बिटल्स की संख्या ये बता रही है। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं, अब आप समझ गए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आए, ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कहां होंगे, ये 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कहां होंगे? ये ऑर्बिटल्स में होंगे। इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इन विभिन्न ऑर्बिटल्स में चक्कर लगाएंगे और वो कौन से होंगे? s ऑर्बिटल में पाए जाएंगे, p ऑर्बिटल में पाए जाएंगे और d ऑर्बिटल्स में पाए जाएंगे। इस प्रकार से k इक्वल टू 2, 8 एंड 18। ध्यान रखिए बेटा, ये है बेटा आपके पास चुंबक के क्वांटम संख्या। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अभी आपको n इक्वल टू 4 करके बताता हूं, इसको रब करके। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने सीखना है, जब तक आपको l निकालना नहीं आएगा आप m नहीं निकाल पाएंगे। m आपने -l से 0 और +l तक निकालना। नाउ भाई जब n इक्वल टू 4 को देखते हैं, मैं आपको कह रहा था मैं n इक्वल टू 4 आपको बताऊंगा। देखिए n इक्वल टू 4 के लिए l इक्वल टू 0 1 2 3, ये क्लियर हो गया। ये द्विगुणित क्वांटम संख्या हमको पता है किस प्रकार से होंगी, ये होंगी 0 + l तक, ठीक है ना, 0 to l, तो 0 1 2 3। m क्या होगा? देखो 0 का m हम निकाल चुके हैं, 0 होता है। 1 के लिए हम निकाल चुके हैं -1 0 + 1। 2 का हमने निकाल दिया -2 -1 0 + 1 + 3 के लिए कितनी होंगी? 3 की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे बेटा तो देखिए
2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू कितनी होंगी 7। एम की कितनी वैल्यू क्या होगी एल इक्वल टू 3 के लिए 7, यानी 7 ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन से होंगे उसके लिए वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, -3 से, -3 2 -1 0 +1 +2 कॉमा है बेटा बीच में, ये सब यहाँ पे कॉमा है, ये इनके ये कॉमा कॉमा और ये +3 निकल गई। देखिए कितने निकली हमारी एम की वैल्यू, कितने ऑर्बिटल निकले 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 0 S रिप्रेजेंट करता है, 1 P रिप्रेजेंट करता है, 2 D रिप्रेजेंट करता है और 3 F रिप्रेजेंट करता है। ये मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूं L की वैल्यू में। अब देखिए प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक में 2। तो देखिए यहाँ S का कितना है 1, P के कितने हैं 3, D के कितने हैं 5, F के कितने 7। प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो कितना हो रहा है हमारा, देखिए इसको, ये आपका 32 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 32, 7 है 5 12 और 3 आपका 15 1 16। कितने इलेक्ट्रॉन 16 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन। और आपने n इक्वल टू 4 को क्या कहा था KLMN कक्षक कहा था, और n कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 32। लेकिन कहां कहां होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में होंगे और 14 इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में होंगे। इन सबको मिलाकर के n वाले जो सेल होगा उसमें 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये है बेटा आपके पास चुंबकीय क्वांटम संख्या कि किस प्रकार से मैंने आपको L का मान M का मान निकालने सिखाए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और हमेशा इस तरीके से, जब तक हमको L पता नहीं होगा हम M नहीं निकालेंगे। L निकालने के लिए आप -L2 प्लस जाइए, 0 सही, सही 0 सही, बीच में क्या आएगा 0। एक बार आप माइनस वैल्यू में लिखेंगे उन्हीं पॉइंटों को, बीच में 0 आएगा, फिर प्लस वैल्यू में लिखेंगे। जैसे देखिए 3 था, 3 से उल्टा चलेंगे तो 3 के बाद -2 आएगा, -2 के बाद -1 आएगा, -1 के बाद 0 आएगा प्लस का, फिर हम राइट चलेंगे +1 +2 +3। इस तरीके से आप m की वैल्यू निकालेंगे। इसे नोट कीजिए n इक्वल टू 4 को। अब नेक्स्ट क्वांटम संख्या में चलेंगे हम स्पिन क्वांटम संख्या। नाउ गाइस नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 4 चक्रण क्वांटम संख्या। देखिए बेटा स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, इसे s से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं पे इसको m बेस s लिखा होगा। m बेस s लिखने का मतलब है कि ये m पे निर्भर करती है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए m बेस l। जैसे m बेस l लिखा था तो उसका मतलब क्या था, वो l पे निर्भर करती है, पहला बात। दूसरी बात देखिए बेटा m पर निर्भर करती है, जो ये स्पिन क्वांटम संख्या s है ये m पे निर्भर करती है। और किसी m के लिए s के मान, क्योंकि m पे निर्भर करती है तो हमें m निकालना पड़ेगा, तभी हमारे s निकलेगा। +½ और -½ +½ और -½ होते हैं। इसका कारण क्या है, स्पिन क्वांटम संख्या का मतलब क्या है बेटा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऑर्बिटलों में चक्कर लगाते हैं। ये क्लियर हो गया। प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन किस रूप में होते हैं, अपनी अक्ष पर घूम रहे होते हैं। अपने ही एक्सिस पे 3 डायमेंशनल है, अपनी एक्सिस पे क्या लगा रहे हैं चक्कर लगा रहे हैं, अपनी एक्सिस पे क्या लगा रहे हैं चक्कर। तो वो किस प्रकार से घूमता है, जो 2 ऑर्बिटल जो 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में वो अपने अक्ष पर कैसे गति करते हैं, कैसे घूर्णन करते हैं। तो उनका घूर्णन का तरीका होता है बेटा इस रूप में। किसी ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऊपर की तरफ घूर्णन करेगा तो दूसरा कहां करेगा, उसके अपोजिट नीचे की तरफ। यानी एक करता है दक्षिणावर्त घूर्णन, दूसरा करता है वामावर्त घूर्णन। जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में लगातार नाभिक के चारों ओर अपने अक्ष पे चक्कर लगाते हैं, उनका जो घूर्णन है वो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, और उन्हीं के लिए क्लॉकवाइज वाले के लिए m का मान +½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए m का मान -½ होगा। m का मान -½ होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए n इक्वल टू 1 के लिए l का मान 0, m का मान 0, तो s का मान क्या होगा, देखिए s इक्वल टू क्या होगा +½ क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, और दूसरा क्या होगा -½ कुछ नहीं है बेटा, ध्यान रखिए। यहां पर भी L इक्वल टू 0, M इक्वल टू S के लिए कितने मान होंगे +½ और अब जब आप इनको काउंट करेंगे तो आप देखेंगे वाकई में उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे जितने हमने काउंटिंग में निकाले। n इक्वल टू 2 के लिए L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1 के लिए M का मान +½ 0 +½ अगर मैं इसी के नीचे इसके इलेक्ट्रॉन लिख दूं तो -1 के लिए क्या क्या इलेक्ट्रॉन, -1 जो ऑर्बिटल में होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, तो एक होगा +½ और दूसरा होगा आपका -½ पॉइंट इज क्लियर। कॉमा 0 में भी एक +½ और दूसरा आपका -½
तीसरे +1 में भी कितने होंगे? एक होगा आपका +12 स्पिन क्वांटम संख्या और दूसरा वैल्यू क्या आएगी? -12। एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक माइनस, ये एस की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? अब गिनिए जरा कि पी कक्षक में मैंने आपको कहा कि 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? तो क्या ये 6 की स्पिन दिखा रहा है? यस। एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी। अगर माना मैं इसकी स्पिन बना दूं, स्पिनों को इस एरो से दिखाते हैं, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को +12 -12 +12 -12 +12 -12। इस प्रकार से बेटा हम चक्रण क्वांटम संख्या का पता लगाते हैं। किसी ऑर्बिटल में, m ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन और उन इलेक्ट्रॉनों के स्पिन कैसे हैं, दक्षिणावर्त घूम रहा है या वामावर्त घूम रहा है, उसकी वैल्यू हम +12 -12 से निकालते हैं। कहीं कहीं पे आपको ऐसा लिखा भी मिलेगा +-12 वन ऑफ द सेम थिंग। इसका मतलब एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको हम माइनस में लिखेंगे। ये है बेटा आपके पास चक्रण क्वांटम संख्या। तो इस प्रकार से बेटा आपने देखा सूरज इंटरनेट ने जो अपना मॉडल दिया था, उसके बाद जो क्वांटम नंबर्स दिए थे, उससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट लगभग मॉडल के क्लियर हो गए। आपको पता चल गया कि जो फाइन लाइन थी, फाइन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद जो विभक्त लाइनें थी, वो लाइनें क्या थी, ये एम ने क्लियर कर दिया। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं हमने 4 प्रकार की क्वांटम संख्या पढ़ ली। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या। चारों के वीडियो को आप अच्छे से देखिए। मैंने 2 पार्ट में आपके लिए वीडियो बना दिए हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर लिखिए, वरना आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।